गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या अभी भी वर्थ इट है 2026 में, क्या आगे भी रहेगा या नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लोगों के मन में ये डाउट जो है वो आ चुका है। जब से चार्जेस एंड एवरीथिंग जब बढ़ा है तब से ये जो चीज़ है वो दिमाग में आ गया है। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, प्लस इसमें बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी बात करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम लोग पहले चार्जेस का बात करते हैं कि क्या एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ा है। तो सपोज हम लोग ऑप्शन सेलिंग अभी तक जो भी स्ट्रैटेजीज करते आ रहे हैं उससे हमारा इतना एवरेज जो है वो बनते जा रहा है मंथली। तो पहले जैसे ऑप्शन सेलिंग में जनरली 100 ट्रेड्स पूरे मंथ में लगभग हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग स्ट्रैंगल भी कर रहे हैं तो एक ट्रेड भी ले रहे हैं तो भी हमारा महीने का ऑलमोस्ट 40-50 ट्रेड हो जाता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके 100 ट्रेड्स जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 100 ट्रेड्स पर मंथ अगर हम लोग लेते थे पहले, तो हमारा जो चार्जेस है, चार्जेस निकालने के बाद 5 to 10 लाख के कैपिटल के ऊपर या 5 to 10 लाख कैपिटल पे हम लोग को 0.5% जो है वो चार्जेस में चला जाता था। अब ये कैपिटल साइज अगर हम लोग कम कर देते हैं, 1 लाख 3 लाख अगर कर देते हैं, तो और ज़्यादा चार्जेस जो है वो इसमें एडिशनली ऐड हो जाएगा। बट हम इसलिए थोड़ा सा डिसेंट आप बोल सकते हैं 5-10 लाख मिनिमम जो है वो रखे हैं। ठीक है, इससे ऊपर थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो थोड़ा सा चार्जेस घटेगा, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लगभग इतना ही चार्जेस में बड़े कैपिटल पे भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब अगर अब हम थोड़ा अब जो चेंजेस आया है, जो जो रूल्स चेंज हुआ है उसके बाद अगर हम 100 ट्रेड पर मंथ लेते हैं तो हमारा 1% के आसपास जो है वो चार्जेस में चला जाएगा। तो हमारा पहले 2.5 के आसपास जो है वो बचता था, अब 2 बचेगा, मतलब 0.5 का नेट डिफरेंस है हर मंथ। तो 12 महीने में आप लोग देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हमको देखने को मिला है। अब अगर हमारा ट्रेड्स इससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो ये जो डिफरेंस है वो हो सकता है 0.7, 0.8, 1% पर मंथ का भी हो सकता है डिफरेंस इजीली। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारे इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे रूल्स चार्जेस जो इंक्रीज हुए हैं उससे हमारा नेट नेट 0.5% जो रिटर्न है वो कम हो गया है हर मंथ। अब उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब दो चीज़ें एक और आता है इसमें कि हमारा जो मतलब ऑप्शन सेलिंग हम लोग कर रहे हैं तो हमारा इसमें प्रॉफिट्स जो है वो कितना है। अगर जैसे 90% लोग तो इसी कैटेगरी में आएंगे कि आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो 20% के स्लैब से नीचे है। ठीक है, मतलब आपका जो भी प्रॉफिट्स हो रहा है एफ का, वो प्रॉफिट्स एज अ बिजनेस इनकम में जाएगा एंड वो बिजनेस इनकम आपका 20% स्लैब से नीचे है। तो ऐसे केस में 20% ही क्यों, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो 20% स्लैब से अगर नीचे है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आया है। ठीक है, एक्चुअल में अगर देखें आप तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये दिक्कत आया है कि 0.5% आपका नेट नेट हर महीने कम बन रहा है एज़ कम्पेयर टू पहले। तो ये हमारा सिंपल डिफरेंस आया है जिसका स्लैब 20% से नीचे है, मतलब जो 5% स्लैब में आता है या जो 10% में आता है, 15% में आता है। अगर आपका जो स्लैब रेट है वो 30% या अबव है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है एफ में ओवरऑल। ठीक है, हम पूरे एफ में ही बोल रहे हैं, ये ऑप्शन सेलिंग से ही रिलेटेड नहीं है, ये एफ में ही आपको जो है वो दिक्कत होगा। क्योंकि सपोज आप बड़े कैपिटल पे ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रिटर्न बनाना लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम लोग अगर इसी को कंसिडर करके चलते हैं तो अब हमारे को इतना बचने वाला है एंड हमारे को साल में इतना बचने वाला है। इस पर भी अगर हम लोग टैक्सेस एंड एवरीथिंग दे देते हैं तो हमारे को इतना ही जो है वो बचेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे कैपिटल बढ़ रहा है एंड अगर आप वहाँ पे 100% कैपिटल से एफ कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग टर्म में आपका इससे ज़्यादा CAGR नहीं बनने वाला। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए, वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो हम लोग इतना अचीव कर सकते हैं इक्विटी में भी, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जो थोड़ा 30% स्लैब है या उससे ऊपर के स्लैब में आता है उसके लिए FNO काइंड ऑफ वर्थ इट नहीं रहा है। ठीक है, नहीं रहा है, पहले भी नहीं था और अभी और ज़्यादा जो है वो नहीं है। ठीक है, अब देखिए आपका अगर एक्सपेक्टेशन इतना ही है तो दिक्कत नहीं है, वर्थ इट है आपका, आपके भी अभी भी वर्थ इट है।
बट अच्छा, एक और रीज़न हो सकता है कि आपको एफ करना पसंद है, तो वो भी एक अलग रीज़न है। अब जो लोग फ्यूचर्स कर रहे हैं, जैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा आपका अचीव नहीं होगा सीएजर। बट कुछ लोग फ्यूचर्स करते हैं बड़े बड़े कैपिटल पे, तो फ्यूचर्स में वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा रिटर्न बना लेते हैं, तो वो अलग बात है। बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग ऑप्शन सेलर ही हैं सिर्फ। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडर हैं तो ठीक है अभी भी आपके लिए। बट अगर आपका फ्यूचर्स ट्रेडर होने के बाद भी आपका जो सीएजर है वो उतना ही है, तब आपके लिए भी दिक्कत है। एंड काइंड ऑफ एफएनओ जो है वो उतना वर्थ इट आपके लिए नहीं रहा, ठीक है। अब जो बचे हैं लोग वो हैं 20% स्लैब से जो नीचे आते हैं, वो उनका बात करते हैं। तो आपको किस तरीके के स्ट्रैटेजीज प्रेफर करना चाहिए, ये 30% वालों को भी वैलिड रहेगा, जो अभी भी इंटरेस्ट, मतलब उनको इंटरेस्ट ऑप्शंस करने में, ये फ्यूचर्स करने में। वो सीएआर कम बने उससे उनको दिक्कत नहीं है, बट उनको इंटरेस्ट है तो वो करेंगे। तो जो करना ही है, तो किस तरीके का स्ट्रैटेजीज करना है वो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। तो आपको इस तरीके का स्ट्रैटेजी करना है जो नेक्स्ट 5 से 10 साल में आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं, आप उसको चेक कीजिए क्या उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स तक उसको कर पाएंगे आप, ठीक है। अब एन नंबर ऑफ रीजंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि आप एडजस्टमेंट जो होता है उसका वो हमेशा कर पाएंगे क्या, क्या आपके लिए वो हेक्टिक नहीं होगा। तो बहुत सारे रीजंस आप सोच समझ के और फिर ये देखिए कि क्या आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो आपको सिर्फ उसी स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है। एंड इस तरीके के स्ट्रैटेजीज बहुत लिमिटेड ही होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रैटेजीज इस कैटेगरी में नहीं बैठेंगे जिसको आप लंबे समय तक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दो तरीके के हमारे ट्रेडिंग तरीका होता है, इंट्राडे और पोजिशनल। अब इंट्राडे जो लोग कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल, तो आपको पता है नॉन डायरेक्शनल इंट्राडे में जो पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, वही थोड़ा बहुत पैसा बना सकता है। अदरवाइज अब नॉन डायरेक्शनल का जो मार्केट है वो अब काइंड ऑफ नहीं रहा, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल में हम लोगों को टाइम स्पेंड करके कोई फ़ायदा है नहीं। प्लस 5 साल बाद नॉन डायरेक्शनल काम करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी अगर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो 5 साल बाद का तो छोड़ ही दो। इसलिए नॉन डायरेक्शनल हमको नहीं देखना। हमको इंट्राडे अगर करना भी है तो हमको डायरेक्शनल करना पड़ेगा, ठीक है। अब डायरेक्शनल में भी हम बताते हैं आपको किस तरीके से अगर हमको डायरेक्शनल करना है इंट्राडे में, तो अभी भी एक तरीके का सिस्टम है जिसको यूज़ करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्शनल में, एंड वो वर्थ इट है अभी भी, ठीक है। तो वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, वो दो तरीके की स्ट्रैटेजी है। देखिए, पहला चीज़, हम लोग जितने भी स्ट्रैटेजीज करते हैं वो हेज्ड स्ट्रैटेजीज करते हैं, राइट। अब हेज स्ट्रैटेजीज क्यों करते हैं, वो ज़्यादातर इसलिए करते हैं कि हम लोग जो गैप अप्स और गैप डाउन्स होते हैं उनसे बचने के लिए, राइट। बट अभी के टाइम पे अगर हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं या इंट्राडे एज जनरल भी कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली इंट्राडे करने वाले लोग मार्केट में सिस्टम पे बैठे हुए हैं, वो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं काइंड ऑफ, या बहुत ज़्यादा टाइम वो दे सकते हैं मार्केट में। अगर नहीं दे सकते तो वर्किंग पीपल के लिए तो ये ऑप्शन है नहीं। कौन सा? ये ऑप्शन वर्किंग पीपल के लिए है नहीं, ये है फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए कि अगर इंट्राडे करना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप नेकेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ओवरनाइट ट्रेड लेके जाना नहीं है, आपको सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करना है एंड इंट्राडे में ही स्टॉप लॉस लेना है या टारगेट लेना है, ठीक है। अब हमको ट्रेड कैसे करना होगा, हमको चार्ट का यूज़ इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग नॉन डायरेक्शनल जैसे नहीं कर सकते क्योंकि इसका एज खत्म हो गया। तो आपको एज जो है, अब आपका एज अब चार्ट से आएगा, आपको चार्ट से एज लेके आना पड़ेगा। अब चार्ट से एज कैसे आएगा, आपको कोई भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, कोई भी सिस्टम, इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम बनाइए, प्राइस एक्शन सिस्टम बनाइए, कुछ भी सिस्टम बनाइए, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर एक एंट्री होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड आपका प्रॉपर एक टारगेट होना चाहिए काइंड ऑफ, ठीक है। अब जहां हमारा एंट्री होगा वहीं पे हम लोग सिंपल नेकेड शॉर्ट कर देंगे या नेकेड हम लोग कॉल शॉर्ट कर देंगे या पुट शॉर्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। एंड इसमें हमारा प्रॉपर एक स्टॉप लॉस भी डिफाइन रहेगा, कैंडल के नीचे, सपोज कैंडल के ऊपर या नीचे, एंड उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस जाएगा वो 1% के आसपास जाएगा पर डे। 1% से 2% के बीच में हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा काइंड ऑफ। तो ये हमारा प्रॉपर एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हो गया एंड इसमें हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अब जिसका सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा उसका एज मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा। एंड आप सोच के देखिए, क्या कोई नॉन डायरेक्शनल सिस्टम से इसको कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, बट इसमें क्या है कि जितना अच्छा आपका सिस्टम है उतना अच्छा आपका ट्रेड जो है वो चलेगा, प्लस इसमें रिटर्न का कमी नहीं होगा।
क्या रीज़न है कि जब आपके फेवर में जाएगा प्राइस, ठीक है, तो इसमें बहुत नेकेड होने के कारण बहुत फास्ट टारगेट आता है, बहुत फास्ट स्टॉप लॉस भी जाता है। तो स्टॉप लॉस डिफाइन है तो हम लोग लॉस हमारा हमेशा कंट्रोल में रहेगा, पहला चीज़। और फेवर में जाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। प्लस इसमें अगर आपको हम बोलें कि क्या कोई फुल टाइम ट्रेडर है तो इस स्ट्रैटेजी को नेक्स्ट 5 ईयर्स कर सकता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। कैसे? क्योंकि वो ऑब्वियसली फुल टाइम ट्रेड कर रहा है तो वो तो ये कर ही सकता है। प्लस जितना अच्छा उसका सिस्टम रहेगा वो उतना अच्छा उसमें परफॉर्मेंस करेगा। इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। प्लस इसके ऊपर नेक्स्ट वीकेंड में हम अपने कम्युनिटी में भी एक स्ट्रैटेजी जो है वो बताने वाले हैं विद सिस्टम, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास इंट्राडे करना है तो। और इसके अलावा इससे बेटर कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है इंट्राडे में आज के समय में ऑप्शन सेलिंग करने का, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि हम स्प्रेड बना देंगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज किसी को नेकेड लेके नहीं चलना है, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चलना है, तो वो स्प्रेड बना देगा। स्प्रेड बनाने से क्या होगा कि उसका जो लॉसेज है थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट भी ठीक ठाक रहेगा। और जिसको ज़्यादा सेफ चलना है तो वो स्प्रेड जो बनाएगा तो वो अपने बाइंग लेग को सेलिंग लेग से जस्ट पास में रखेगा। तो इससे क्या होगा, उसका अगेन और लॉस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट भी थोड़ा जो है वो कम मिलेगा। तो हमारा मेन इसमें सिस्टम ही है। हम अगर सिस्टम बना लिए चार्ट पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग अगर कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो क्रेडिट स्प्रेड के साथ चलेंगे एंड अगर ज़्यादा रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो नेकेड चलेंगे, सिंपल। तो ये सिंपल हम लोग इंट्राडे में करने वाले हैं, ठीक है। एंड अगेन हम बोल रहे हैं इससे बेटर, इससे सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी इंट्राडे में आप लोग देखना छोड़ दीजिए क्योंकि है ही नहीं। एंड इसी का फ्यूचर है सिर्फ, ठीक है। उसी तरीके से पोजिशनल स्ट्रैटेजीज में ही कुछ लिमिटेड स्ट्रैटेजीज का ही फ्यूचर है। फ्यूचर मतलब जो 5-10 साल यहाँ से चलेंगे अच्छे, ठीक है। 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज है। डायरेक्शनल हेज स्ट्रैटेजीज। डायरेक्शनल हेज स्ट्रैटेजीज क्या होता है कि हम लोग चार्ट्स का ही यूज़ करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम, 2 आवरली टाइम फ्रेम, 3 आवरली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे। वहाँ से एक हम डायरेक्शन पकड़ेंगे एंड डायरेक्शन पकड़ने के बाद हम लोग बुलिश आयरन काउंटर बना दिए। सपोज हम क्या किए, हम लोग यहाँ पे बुलिश आयरन काउंटर बना दिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, या बुलिश हम लोग आयरन फ्लाई बना दिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन है, या हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी है वो एक बार हम इसको फिर से करते हैं, मतलब या हम यहाँ पे इसको एक बारी 1 to 1 बना दिए। तो इस तरीके के स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको पहले डायरेक्शन फाइंड करना है चार्ट पे ही अगेन, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सेलिंग में हम लोग चार्ट्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ हमको आज से 1.5-2 साल पहले समझ आ गया था कि ऑप्शन सेलिंग में एज बरकरार रखना है तो चार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जो चार्ट ऐड नहीं करेगा, जो इवॉल्व नहीं होगा, वो पीछे छूट जाएगा। तो इस रीज़न से हम 1.5 साल से ही इस पर बात कर रहे हैं एंड बहुत लोग इस चीज़ को समझ भी चुके हैं। तो हम लोग को इसमें एक सिस्टम बना के एक व्यू बनाना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली पे, 4 आवर पे, और उसके बाद हमको एक ट्रेड करना पड़ेगा। अगर हमारा बेरिश सिग्नल आएगा तो हम लोग बेरिश 1 to 1 बना देंगे एंड बुलिश आएगा तो बुलिश 1 to 1 बना देंगे। बट इसका भी एक प्रॉपर आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि एग्जैक्ट किस टाइम पे क्या करना है एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है। उसके बाद आप अगर नॉन डायरेक्शनल करना भी चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। आप या तो आयरन फ्लाई करो या तो आयरन कॉन्डोर करो। इसके अलावा नॉन डायरेक्शनल पोजिशनल में भी ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। एंड आयरन कॉन्डोर भी सबके बस का बात नहीं है। आयरन कॉन्डोर मैनेज करना बहुत हार्ड होता है, और आयरन कॉन्डोर नॉन डायरेक्शनल आपको करना भी है तो आप आयरन कॉन्डोर तभी कीजिएगा जब वो आयरन कॉन्डोर इस तरीके से उसका रूल डिफाइंड है जो ट्रेंडिंग मार्केट में भी काइंड ऑफ ज़्यादा लॉस ना दे, ठीक है। तो उस फिर आयरन कॉन्डोर का आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट में आयरन कॉन्डोर बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा है, उसको इग्नोर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आयरन फ्लाई तो ऑब्वियसली अच्छा चलेगा, राइट। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्शनल हेज स्ट्रैटेजी है। डायरेक्शनल हेज स्ट्रैटेजी आप लोग जान गए क्या होता है, और प्रॉपरली डिजाइंड हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि आयरन फ्लाई आयरन कॉन्डोर बहुत लोग करते हैं बट रैंडम चीज़ें करते हैं आयरन फ्लाई आयरन कॉन्डोर। एंड अगर रैंडम चीज़ करेंगे तो बहुत घातक ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान देके जा सकता है। तो इसलिए प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए। एंड खासकर आयरन कॉन्डोर है तो वो तो खास का प्रॉपरली डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि
अगर आप कॉन्डर कर रहे हैं एंड वो ट्रेंडिंग मार्केट में बैक टेस्ट कीजिएगा, अगर वो सक्सेसफुल है तभी उसको कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज वो कॉन्डर का जो रूल है वो करने लायक नहीं है, ठीक है। और तीसरा तरीके की स्ट्रैटेजीज बायस्ड स्ट्रैटेजीज हम लोग बोलते हैं। बायस्ड स्ट्रैटेजीज काइंड ऑफ डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज जैसे ही होते हैं। उसमें क्या होता है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हम डिफाइन कर लिए, जैसे एक वीडियो हम डाले भी हैं रिसेंटली, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग डिफाइन कर लिए कि प्राइस जो है वो बुलिश है या बेरिश है, सुपर ट्रेंड को देख के। एंड अगर बुलिश है तो सिर्फ हर मंथ हम बुलिश ट्रेड ही लेंगे, एंड अगर बेरिश है तो सिर्फ हम लोग हर मंथ बेरिश ही लेंगे। तो बहुत स्मार्ट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं ये, अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे तो। एंड पे ऑफ में हमको किस चीज़ का यूज़ करना है, तो हम लोग बुलिश और बेरिश बनाना है, हम लोग कॉन्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई और तरीके का पे ऑफ है आपके पास जिसमें बुलिश और बेरिश बन जाता है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही 3 सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज हैं अभी के टाइम पे, जो नेक्स्ट 5-10 ईयर्स आराम से चल सकते हैं। एंड इंट्राडे में सिर्फ डायरेक्शनल इंट्राडे, और वो भी या तो स्प्रेड या तो नेकेड विथ अ प्रॉपर टेक्निकल सिस्टम। तो यही 4 तरीके की स्ट्रैटेजीज ही सिर्फ अभी ऑप्शन सेलिंग का फ्यूचर है, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना भी है तो, ठीक है। अगर आप 30% स्लैब में है फिर भी आपको करना है तो भी आपको यही करना है। अगर आप 20% से नीचे स्लैब में है तो भी आपको यही करना है, ठीक है। अब एक प्रॉपर प्लान आपको अगर हम बना के अगर दें आपको, तो प्रॉपर प्लानिंग इसमें क्या रहेगा कि आपको कभी भी ऑप्शंस में फुल 100% कैपिटल पे नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्शंस में रिस्क तो हम लोग ज़्यादा ले ही रहे हैं, प्लस थोड़ा कैपिटल पे भी डिपेंड करेगा। तो हम लोग बेस्ट सोल्यूशन जो आपको हम बताते हैं कि डोंट डू ऑप्शन विथ 100% कैपिटल, चाहे आप किसी भी ब्रैकेट में आते होंगे, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट में थोड़ा सा डिपेंड करेगा, जैसे आप लोग सपोज आपका कैपिटल लेस देन दिस है, लेस देन 5-10 लाख कैपिटल है, तब तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आपका कैपिटल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, जैसे आपके अगर कैपिटल आपका ज़्यादा है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख इस तरीके से है, या करोर्स में है, तो फिर आप 100% कैपिटल ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शंस में सिर्फ 50% या उससे लेस कैपिटल ही डिप्लॉय करना है एज पर योर कंफर्ट। अगर आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 50% मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का पसंद है तो 20-30% कर सकते हैं, और बीच में कहीं है आप कि हाँ पसंद भी है एंड ना भी पसंद है तो 40% रख सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर 100 रुपये है कैपिटल, तो हम 40 रुपये से ऑप्शंस करेंगे, बाकी 60 कहीं और लगाएंगे। अब कहीं और कहाँ लगाना है, तो कहीं और हमको लगाना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हम लोगों को इक्विटी ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस आप जैसे जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते थे पहले 1.5-2 साल पहले कि आपको चार्ट को यूज़ करके ऑप्शन सेलिंग करना पड़ेगा, यही फ्यूचर है हमारा, तो उसमें बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते थे। और आज के टाइम फिर हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म मतलब आज से 10 साल 20 साल 30 साल तक सस्टेनेबल तरीके से ट्रेडिंग करना इंडियन मार्केट में, तो आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा इक्विटी सिस्टम, ठीक है। आप ऑप्शन सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है, पहला चीज़ है उसमें 100% कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो 100% कैपिटल आप इक्विटी में ही डिप्लॉय कर सकते हैं। इस रीज़न से हम लोगों को एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। इसमें हम इन्वेस्टिंग करने का बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बाय एंड होल्ड का बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर एक इक्विटी सिस्टम का बात कर रहे हैं। चाहे आप इसको स्टॉक्स में करें, चाहे आप ETFs में करें, बट आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड आप लोग अगर सिस्टम बनाए हैं कभी, तो आपको पता होगा कि ये जो हम लिखे हैं ये आपको पता होगा ये चीज़। बट अगर आप लोग सिस्टम नहीं बनाया तो हमको बता देते हैं कि इक्विटी सिस्टम्स में भी सेम पोटेंशियल है और ज़्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। ये सही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है हमको इसमें, इक्विटी ट्रेडिंग में भी, और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको तो आइडिया होगा ही। तो इसमें सेम और ज़्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग विथ लेसर टैक्स। अब 20% स्लैब का जो बात किए थे वो इसी रीज़न से किए थे, क्योंकि देखिए हम लोग जो इक्विटी में रिटर्न बनाएंगे उसका 20% टैक्स हमको लगता है। जो 20% से ज़्यादा टैक्स दे रहा है FNO में, उसके लिए तो 100% इक्विटी सिस्टम वो चला जाए बना जाए तो भी उसके लिए वो अच्छा ही रहेगा। समझिए ध्यान से, जो पर्सन 20% से ज़्यादा अपने प्रॉफिट का पैसा दे रहा है और CAGR भी उतना अच्छा नहीं बना पा रहा है, उसके लिए FNO करना वर्थ इट ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए इक्विटी सिस्टम बना के इक्विटी ट्रेड करना बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। एंड अगर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप 20-30-40% कैपिटल से फिर भी FNO कर सकते हैं, ठीक है। बट जो 20% टैक्स नहीं दे रहे अपने कैपिटल का,
ठीक है, वो ऑप्शंस कर सकते हैं, सिंपल बात है। ठीक है, एंड वो इजीली करें ऑप्शंस, बट वो भी लिमिटेड स्ट्रैटेजीज ही करें। बट कैपिटल अगर बहुत कम नहीं है, 5-10 लाख से अगर कम नहीं है, अच्छा खासा कैपिटल है, तो फुल एलोकेशन ऑप्शंस में ना रखें, एंड 20 to 50% एलोकेशन ही ऑप्शंस में रखें। बाकी आपको 50% 60% एलोकेशन इक्विटी ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टॉक्स में बना सकते हैं बहुत अच्छा बात है, अगर आप नहीं बना सकते तो ETF में बनाइए, मतलब कहीं भी बनाइए, आज से इसके पीछे लग जाइए, डिसेंट कैपिटल है तो। एंड ये आज से हर साल आप बोल सकते हैं, या हमेशा ये चीज़ आपके लिए वर्थ इट रहेगा, एंड आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ हम आपको समझाए थे। ठीक है, अब कुछ बुक्स आप लोग पढ़ सकते हैं इक्विटी सिस्टम्स, अगर आपको बनाना है आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। बहुत टफ सिस्टम्स भी हैं, जैसे VCP एंड एवरीथिंग है, वो थोड़ा सा टफ सिस्टम्स है, तो आप लोग थोड़ा इजी सिस्टम जो है वो बनाने का कोशिश कीजिएगा, एंड बैक्टर्स ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्टॉक्स में कर रहे हैं तो, एंड ETF में कर रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे। तो थोड़ा सा इसमें एक्सप्लोर कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, एंड 50% और मोर कैपिटल आपका इक्विटी में होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिस्टम बनाने से फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप लोग को ये डाउट होगा कि अगर मार्केट बेयर मार्केट में गया तो हमारा रिटर्न नहीं बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बट हम लोगों को ये लंबा समय जो है वो देखना पड़ेगा, लॉन्ग पिक्चर देखना पड़ेगा। लॉन्ग पिक्चर मतलब क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज है, बट अप ट्रेंड भी होगा, तो इसमें हमारा एक्स बनेगा, इसमें हमारा x/2 बनेगा, एंड इसमें हमारा 10x बनेगा। तीनों का एवरेज मिला के एक CAGR बनेगा, उस पर हमको फोकस करना है। ठीक है, इस पर हमको फोकस ही नहीं करना ईयरली क्या बन रहा है। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ हमको चलना पड़ेगा। प्लस एक और चीज़ है, अगर हम लोग इक्विटी सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस आप लोग स्टॉप लॉस जैसे ही ले लेंगे और मार्केट बेरिश हो जाता है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली कैश में आ जाते हैं, एंड कैश में आने के बाद मार्केट गिरते रहेगा, आप कैश में बैठे रहेंगे, और मार्केट जब वापस रिवर्स होता है तो वापस हमारा डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इक्विटी ट्रेडिंग सिस्टम्स में। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि 50% से ज़्यादा ऑप्शंस में ना रखें, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आप लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं, इस तरीके के स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, इसके बारे में सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे, और आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं SAVE20। इस वीक के लिए ये कूपन जो है वैलिड रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।